हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हम कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट और इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 2 ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या आई इंडिया में। तो जैसे कि आपको पता है 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसमें कंसेप्ट आया था एलपीजी रिफॉर्म्स आई थी। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया को समझना है। तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पता होनी चाहिए कि होता क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया रेफर्स टू द न्यू लिबरल पॉलिसीज। जो न्यू लिबरल पॉलिसीज हैं जो नरसिम्हन राव गवर्नमेंट ने 1991 में इंट्रोड्यूस की थी उनको कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये क्यों आई थी? क्योंकि 1991 से पहले जो इंडिया था वो बहुत ज्यादा स्फेयर इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा था क्योंकि इंडिया पर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल डेट था। ये क्यों हुआ इतना ज्यादा इंडियन इकोनॉमी पर डेट? क्योंकि बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी हो गई थी इकोनॉमिक मैनेजमेंट में इन द 1980s। तो जो गवर्नमेंट थे वो इतने गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज थे वो इतने ज्यादा इनफ नहीं थे कि वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को मीट अप कर सके, जिसकी वजह से बोरोइंग्स लेनी पड़ती थी और बोरोइंग्स की वजह से डेट हो गया था और डेट का इंटरेस्ट उसके ऊपर डेट ऐसे मल्टीप्लाई होता जाता था, जिसकी वजह से हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो एक डेट ट्रैप में फंस गई थी। तो इस तरह बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्फीयर क्राइसिस हो गए थे 1991 के टाइम पे। तो उन क्राइसिस को कर्व करने के लिए इंडिया गया वर्ल्ड बैंक के पास और आईएमएफ के पास। तो उन्होंने इंडिया की क्राइसिस को मैनेज करने के लिए $7 मिलियन का लोन दिया और उन्होंने एक्सपेक्ट किया इंडिया से कि वो अपने दरवाजे खोल दे ताकि वो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दे और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो इसलिए एलपीजी रिफॉर्म्स आई अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब एलपीजी की मैं आपको फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब मैं दोबारा बता रही हूँ। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द सेट ऑफ पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी नीड क्या है? क्योंकि बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की, बहुत ज्यादा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चल रहा था उस टाइम पे, मतलब हम बहुत ज्यादा डेफिसिट में थे। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा फॉल हो चुके थे। जो हमारी गवर्नमेंट है उसको बहुत ज्यादा डेट फेस करना पड़ रहा था, इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर था, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने हमसे साइन करवाए थे। इसलिए हमारे लिए कंपलसरी था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को इंट्रोड्यूस करना। बेसिकली ये 2 ईयर्स के लिए ली गई थी, एक तो स्टेबलाइजेशन लाने के लिए, एक स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए। स्टेबलाइजेशन से क्या था कि जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो कि सरप्लस में चल रही डेफिसिट में चल रही थी उसको करेक्ट करने के लिए और इन्फ्लेशन की सिचुएशन को सही करने के लिए, ठीक है, रेंज में लाने के लिए, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो बेसिकली देयर आर 3 पिलर्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो वो 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक तो है लिबरलाइजेशन, एक है ग्लोबलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज प्राइवेटाइजेशन। तो अब हम इन तीनों टर्म्स को वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। तो लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन क्यों आया? क्योंकि स्टेबलाइजेशन लाने के लिए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने के लिए लिबरलाइज कर दी हमने कि अभी इतनी ज्यादा लाइसेंसिंग वगैरह की नीड नहीं थी अगर सेटअप करना है। ठीक है। अभी प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन मतलब जो गवर्नमेंट की यूनिट्स है उनको सेल करके प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे देना। तो प्राइवेटाइजेशन मींस गिविंग प्राइवेट प्लेयर्स अ चांस इनटू द सेगमेंट्स दैट वर अर्लियर मोनोपोलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब अर्लियर जिन सेक्टर्स में गवर्नमेंट की मोनोपोली थी उन सेक्टर्स को प्राइवेट प्लेयर्स को दे देना। फॉर एग्जाम्पल दिस इंक्लूडेड ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नमेंट कंपनीज इनटू द प्राइवेट कंपनीज। और इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल अपने शेयर विड्रॉ कर लिए। फर्स्ट स्टेप्स क्या? इसमें 3 तरह के मीन्स हो सकते हैं। पहला मीन्स तो क्या है? द गवर्नमेंट विड्रॉ फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ द कंपनीज। सेकंड क्या है? द गवर्नमेंट कंपनी सोल्ड देयर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट कंपनीज। थर्ड क्या हो सकता है? डिस इन्वेस्टमेंट हो सकती है, मतलब सेलिंग अ पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज टू द पब्लिक। ठीक है। थर्ड रिफॉर्म क्या था? ग्लोबलाइजेशन, मतलब हमने अपने दरवाजे पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दिए कि आप आके यहाँ पे एमएनसी सेटअप करो। ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन का पार्ट ऑफ बनेंगी। तो बिफोर 1991 देयर वर नो फॉरेन प्लेयर्स इन द इंडियन इकोनॉमी एंड द इंडियन कंपनीज competed only against each other, but after 1991 the Indian domestic market opened up to the foreign companies। तो ग्लोबल मार्केट बन गया, फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आके अपनी एमएनसी सेटअप करने लग गई। It raised competition for the Indian companies, but at the same time it brought a flow of foreign money to the India।
ग्लोबलाइजेशन वर्क इन द 2 वेज कि अभी इंडियन कंपनीज भी बाहर जाके सेटअप हो रही थी और साथ में फॉरेन कंट्रीज भी यहाँ पे आके अपना सेटअप कर रही थी। और आपको पता है कि जैसे अर्लियर कौन सा एक्ट होता था, फेरा एक्ट होता था, फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट होता था, और उसको मोर लिबरल एक्ट्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया, मतलब फेमा के साथ रिप्लेस कर दिया गया। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली जब एलपीजी हुआ तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो इंडिया में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ गई थी काफी ज्यादा। अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है क्या? मतलब इंडिया में इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है कि फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे आके चाहते हैं कि हम यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। तो इंडिया स्कोर्स ओवर अदर प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन आइडल डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट। इंडिया एक आइडल डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सेटअप है, अच्छा लीगल फ्रेमवर्क है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, उसके अलावा वास्ट नेटवर्क है बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वेल ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट है। इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे प्रेफर इंडिया फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर हम आज की इंडिया की बात करें, बहुत सारे फोर्सेज हैं जो इंडिया है, जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ग्लोबल ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, बहुत सारे वर्ल्ड की लीडिंग डेवलपिंग नेशंस बहुत ज्यादा कीन है इंडिया के साथ अपने टाइज को मेंटेन अप करने के लिए। यहाँ का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है। मतलब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो आप इंडिया की तारीफ करोगे कि हाँ इंडिया में ये है, ये है, ये है, ये है। मतलब इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का प्रेफर करते हैं। यहाँ पे गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, अट्रैक्टिव फॉरेन पॉलिसीज हैं, अबंडेंट स्किल्ड वर्कफोर्स है, अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स टू द इन्वेस्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इंडिया में हो सके, अलग अलग डाइवर्स सेक्शन में, मतलब ल्यूअर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो बहुत सारी अटेम्प्ट्स कर रही है, ईज कर रही है रेगुलेशंस को, ताकि लोग यहाँ पे आके इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। अब लिबरल कर दिया मतलब लाइसेंसिंग वगैरह कम कर दी, सब कुछ लिबरल हो गया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ डिफरेंट सेक्टर्स पर? इससे क्या हुआ? एक तो ऑब्वियसली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने लगी, मोनोपोली कम हो गई पब्लिक सेक्टर की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो गई, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव आने के साथ जो कंज्यूमर्स हैं उनको वाइडर चॉइसेस मिलने लगी, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम हो गए, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, डेट बर्डन कम हो गया हमारी कंट्री के ऊपर से। उसके अलावा हमारी जो डिपेंडेंसी थी फॉर द फॉरेन एक्सचेंज ऑन अदर नेशंस वो भी कम हुई, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली लिबरलाइजेशन का हर एक सेक्टर पर इम्पैक्ट हुआ। अगर वो आपसे पूछे कि जो लिबरलाइजेशन है उनका किस किस सेक्टर पे इम्पैक्ट हुआ, तो आप जो भी आपके सेक्टर मन में आता है वो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि लिबरलाइजेशन से ट्रेड सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ा, फाइनेंशियल सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ा, फिजिकल सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ा, मतलब लिटरली हर एक सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें न्यू एंट्री हुई फॉरेन फर्म्स की, जैसे एमएनसीज होगी, कोका कोला, हुंडई, होंडा, सोनी। अगर हम बात करें जो उसके प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस के, अलायंस, अवीवा, सनलाइफ, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हाईटेक कंपनीज हैं, नोकिया, सैमसंग, वो सारी यहाँ पे आके अपनी ब्रांचेस लगाने लगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, डी लाइसेंसिंग होने लग गई, क्योंकि डी लाइसेंसिंग मतलब अर्लियर एक्सेप्ट फॉर द फ्यू रेलवे और एटॉमिक एनर्जी वगैरह को छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, द स्टेटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 रिड्यूस द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर टू 8 फ्रॉम 17, मतलब अर्लियर 17 सेक्टर्स ऐसे थे जो कि रिजर्व थे, अब उसके बाद सिर्फ 8 रह गए 1991 के बाद। फर्दर उसके बाद डी रिजर्व कर दिए गए 4, तो बात करें तो सिर्फ 4 ही हैं जहाँ पे लिमिटेशंस है। तो ऐसे काफी चेंजेस आए, लिबरल चेंजेस आए, जिसका इम्पैक्ट हर एक सेक्टर पे बड़ा, बेशक वो ट्रेड का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, फाइनेंस का सेक्टर हो, फिजिकल सेक्टर हो, या फिर हम बात करें सर्विसेज का सेक्टर हो। सर्विसेज में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अगर हम बात करें इंश्योरेंस वगैरह, काफी जगह एफडीआई वगैरह सब कुछ अलाउड होने लगा, जिसकी वजह से हर एक सेक्टर में बूम आने लगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने लगी। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया, तो इंडिया की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो कैसी है? तो द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय एफडीआई पॉलिसी, जो कि मैनेज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द प्रोविजंस ऑफ द फार्मा एक्ट। फार्मा एक्ट कब का है? 1999 का है। आपको जैसे अभी रिसेंट पता होगा, एक रिसेंट आया है अभी ना
जो हमारी पार्लियामेंट है उसने एक बिल पास किया है 21 में। पहले जो एफडीआई लिमिट थी इंश्योरेंस सेक्टर में वो थी 49%, बट अभी रिसेंटली 2021 में ही जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें एफडीआई की लिमिट कितनी कर दी गई है, 74% कर दी गई है, ताकि अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट हो सके, एफडीआई आ सके इन द सेक्टर ऑफ इंश्योरेंस। तो मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसर्न्स क्या है हमारी एफडीआई फ्रेमवर्क के। पहला है टू सस्टेन इंडियाज इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर नेसेसरी। सेकंड क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द सेक्टर्स दैट आर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सच एज डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ऑब्वियसली आपको ये चीज पता होगी कि जो इंडिया की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें आपके पास दो रूट्स हैं, या तो ऑटोमेटिक रूट है या गवर्नमेंट अप्रूवल रूट है। उसमें प्रॉपरली ना परसेंटेज मेंशन है कि आप इतने परसेंट अगर आप करना चाहते हो एफडीआई तो आपको ऑटोमेटिक आप कर सकते हो, अगर आप उससे ज्यादा करना चाहते हो वो स्पेसिफाइड है, उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल है। कईयों में प्रोहिबिटेड भी है, मतलब इसमें इससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो वो सारी लिमिटेशंस हैं हमारी इंडिया की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये देखो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय फेमा, वही सेम पॉइंट है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज फ्रीली परमिटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स। जो एफडीआई है उसके बेसिकली दो रूट्स हैं, एक तो है ऑटोमेटिक रूट, एक है गवर्नमेंट रूट। अंडर द ऑटोमेटिक रूट द फॉरेन इन्वेस्टर्स और द इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इन्वेस्टमेंट। और अगर हम वही ऑन द अदर हैंड बात करें गवर्नमेंट रूट की, तो वहां पे प्रायर आपको अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह से या बोर्ड्स वगैरह से, अगर आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो। और उसके अलावा कई ऐसी हैं कि प्रोहिबिटेड कंपनीज हैं जहां पे आप प्रोहिबिटेड हो, आप मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे बिजनेस ऑफ चिट फंड हो गया, निधि कंपनी हो गया, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज के कुछ सेक्टर्स हो गए, रियल एस्टेट बिजनेस के कुछ सेक्टर्स हो गए, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स हो गया, और ये प्रोहिबिटेड सेक्टर्स हैं जैसे रिटेल ट्रेडिंग, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बली, बैटिंग, एग्रीकल्चर एक्सक्लूडिंग, ये सारे एक्सक्लूड हैं, बाकी एग्रीकल्चर के बाद इन सबको एक्सक्लूड करके, प्लांटेशंस अदर देन द टी प्लांटेशंस। तो ये मेंशन्ड है प्रॉपर्ली कि किन सेक्टर्स में आप कर सकते हो, किसमें कितना परसेंट कर सकते हो, किसमें कितना ऑटोमेटिक से कर सकते हो, और किसमें कितना गवर्नमेंट रूट से कर सकते हो। नेक्स्ट है, ऑब्वियसली ये बहुत इजी टॉपिक है एमएनसीज, आप इसके बारे में अपने पॉइंट्स जितने मर्जी बना सकते हो। हमारा टॉपिक है अभी लास्ट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या हैं, उनकी पार्टिसिपेशन इन इंडिया क्या है, उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स, पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंसेज है। तो सबसे पहले मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस भी बोलते हैं, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं, ये सारे वर्ड्स सेम ही हैं। तो इसकी सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो एमएनसीज क्या है, एमएनसीज इज अ बिजनेस यूनिट विच ऑपरेट्स साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब साइमल्टेनियसली वो डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में ऑपरेट करती है। ठीक है, इन सम केसेस द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बी इन वन कंट्री एंड मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट वो सारी कंट्रीज में करें। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एमएनसी होता क्या है। तो एमएनसी फॉर एग्जांपल जैसे पेप्सी एंड कोका कोला है, वो रजिस्टर्ड तो यूएसए में है बट ऑपरेट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो द ऑपरेशन ऑफ एमएनसी एक्सटेंड बियॉन्ड द कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। तो हेडक्वार्टर उनका होम कंट्री में होता है और वो अपना बिजनेस कैरी करती है ऑल अदर कंट्रीज को, जिसको हम होस्ट कंट्रीज बोलते हैं। तो एमएनसीज की बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं। एक तो हो सकती है एथनोसेंट्रिक अप्रोच, एक हो सकती है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, एक हो सकती है जियोसेंट्रिक अप्रोच। एथनोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, वो सबसे ज्यादा सुपेरिटी अपने ओन एथनिक ग्रुप को देते हैं, मतलब उनका स्ट्रॉन्ग फेथ होता है होम कंट्री में। एथनोसेंट्रिक में उनका सबसे ज्यादा फेथ अपनी होम कंट्री में होता है। पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है, वो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं सब कुछ, और सब कुछ ओरिएंटेड होता है टुवर्ड्स द होस्ट कंट्री, जो होस्ट कंट्री है उसके ऊपर सारा कुछ ओरिएंटेड होता है। जियोसेंट्रिक एक मिडल अप्रोच है जो दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ द एथनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक के बीच में एक तरह से कॉम्प्रोमाइज है, मतलब इसमें एथनोसेंट्रिक के भी एलिमेंट्स होंगे और पॉलीसेंट्रिक के भी एलिमेंट्स होंगे। अभी स्ट्रैटेजीज क्या है एमएनसीज की अब्रॉड में एक्सपैंड करने की। तो देखो आपको यहाँ पे लिखना है लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, यहाँ पे है कोस्ट प्रेशर्स, यहाँ पे हाई लो लो हाई। तो अगर कोस्ट प्रेशर्स और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस दोनों ही मतलब लो है तो वो इंटरनेशनल रहेंगे, अगर दोनों ही हाई है तो वो ट्रांसनेशनल रहेंगे। अगर ये हाई है और ये लो है तो ये मल्टीनेशनल होंगी, और अगर लोकल रिस्पॉन्सिबलनेस लो है और कोस्ट प्रेशर्स हाई हैं तो वो ग्लोबल होंगी। तो ये प्रॉपर उनका स्ट्रैटेजी है फॉर एक्सपैंडिंग अब्रोड।
और फॉर्म्स क्या हो सकती हैं एमएनसीज की। एमएनसीज अगर इंडिया में सेटअप हो रही हैं, दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजी, मतलब वो अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, ब्रांचेस दे सकते हैं, सब्सिडरीज दे सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर्स हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टर्न की प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। टर्न की प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं, पूरा काम कंप्लीट करके एंड में उन्हें वापस कर देते हैं, तो ये होते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। द मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्ट्स एंड ऑपरेट्स एन इंडस्ट्रियल प्लांट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। और मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है पिरामिड मॉडल, एक हो सकता है अम्ब्रेला मॉडल, एक हो सकता है इंटरकोग्लोमरेट। तो पिरामिड मॉडल में क्या है, जो हेडक्वार्टर्स है वो स्ट्रॉन्ग है और सब्सिडरीज वीक है। अम्ब्रेला में जो हेडक्वार्टर है वो जस्ट एक तरह से फैसिलिटेटर ही की तरह एक्ट करता है। तो आई होप आपको हल्का सा आइडिया मिल गया होगा एमएनसीज के बारे में होती क्या है। तो इसके रिगार्डिंग अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें स्ट्रैटेजीज भी कर ली, उनकी पॉलिसीज स्ट्रेटजीज भी कर ली, कैसे पार्टिसिपेशन होती है इंडिया में वो भी हमने कर लिया कवर। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।